वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी होम साइंस आप किसी में पढ़ रहे हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा लगातार आप लोगों के लिए जो है अनिवार्य प्रश्न पत्र जो है, यानी कि जो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में जो आपको को करिकुलर कोर्स दिया गया है उसमें कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं। यानी कि आपको पता ही होगा कि उसका सभी यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, यानी कि OMR बेस्ड पेपर होता है। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपके आएंगे, उनमें से आपको करने पड़ेंगे। यानी कि वो प्रश्न उनमें जो भी क्राइटेरिया जिस यूनिवर्सिटी की दी जाए कि 100 के 100 करने होते हैं, उसमें से माइनस मार्किंग नहीं होती है। ये भी बात जान लीजिएगा अभी से। तो तुक्का उक्का लगाइए जितना लगाना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस सभी के लिए सिलेबस भी सेम है और पेपर पैटर्न भी सेम है और प्रश्न यही आते हैं बीए में भी, बीएससी में भी, बीकॉम में भी। ओके, तो परेशान होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सेम पैटर्न पर पेपर होता है, सेम क्वेश्चंस आते हैं, तो बिल्कुल भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से इस मॉडल पेपर को देखें। इससे पहले कल भी एक मॉडल पेपर हमने दिया है, उसको भी देख लीजिएगा। और उससे जस्ट पहले जो है, थोड़ी दिन पहले जो है, जिसमें मेरी फोटो लगी होगी, एक वो हमने लगाया था, वो भी मॉडल पेपर आपके समक्ष अवेलेबल, तो उसको भी देख लीजिएगा। इसी प्रकार से आने वाले समय में और भी वीडियोस आपको मिलती रहेगी लगातार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए सभी दोस्तों के पास, क्योंकि इसी प्रकार से बीए, बीएससी, बीकॉम इनसे संबंधित जो न्यूज़ होती, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस से संबंधित जो न्यूज़ होती है, उस न्यूज़ को भी मैं देने का प्रयास, और जो अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है उसके जो है प्रश्नों को देने का प्रयास आपको करता हूँ। तो परेशान होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो ये मॉडल पेपर होगा सॉल्व, एक प्रकार से मैं सॉल्व करवाऊंगा उसको, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अनिवार्य प्रश्न पत्र है, बहुविकल्पीय टाइप के जो प्रश्नोत्तर उनको इसमें रखे गए हैं। लगभग 100 के आसपास प्रश्नों को आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मज़ेदार बात यह है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं ये जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको मिलेंगे। तो चले, और नाम क्या है आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र का? फर्स्ट एड एंड हेल्थ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो है फर्स्ट सेमेस्टर में, बीए फर्स्ट सेमेस्टर या बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने फूड एंड न्यूट्रिशन का पेपर दिया होगा। फूड न्यूट्रिशन का दिया है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर आपने दिया होगा। तो वही पेपर जो होता है, जैसे आपने उसमें दिया था क्वालिफाइंग पेपर, इसी प्रकार से ये ये आपके रिजल्ट में जुड़ेगा नहीं, यानी इसका नंबर जो होता है आपका जुड़ेगा नहीं। इसको बस केवल आपको 33% से ऊपर मार्क्स लाने होते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो चले देखते हैं भाई प्रश्न किस प्रकार से आपके समक्ष आएंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हमने प्रश्नों को रखा है, तो बिल्कुल आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। प्रश्न आपके समक्ष है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि गले में सूजन होने की आशंका ज़्यादातर किस मौसम में होती है? बताने का प्रयास करें सभी लोग फटाफट से। गले में सूजन होने की आशंका ज़्यादातर किस मौसम में होती है? यानी कि इन विच सेशन देयर इज मोस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ सोर जो है थोरेट, बताने का प्रयास करेंगे। यानी कि ठंड यानी विंटर, गर्म यानी कि समर, बारिश यानी कि रेन, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी कि ऊपर सभी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? सभी को पता होगा। तो गले में सूजन होने की आशंका जो होती है ज़्यादातर आप देखेंगे तो ठंडी वाले मौसम में, यानी कि विंटर में, यानी कि ठंड वाले मौसम में आपको मिलेगी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। सभी लोग जो है एक प्रकार से पेपर देते चलिए अपने हिसाब से। ओके, ताकि आपको पेपर में एक प्रकार से टेस्ट की भांति आप लोग इसको जो है लीजिए। ओके, और अभी रात के 9 बजे से आपकी क्लास कौन सी होने वाली है? रात के 9 बजे से आपकी हिंदी साहित्य यानी कि कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर वाला जो पेपर है वो होता है आपका। तो जिस भी यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हो, कानपुर विश्वविद्यालय का लगा हो, उसके छात्र छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा। ओके, इसके अलावा बहुत सारे विश्वविद्यालय के लिए कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, ये सभी विश्वविद्यालय में लगभग है। एक विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया है, तो उसको भी मैं जो है समय मिलेगा तो मैं उसको भी देख लूँगा, तो परेशान मत होइएगा आप लोग। ओके, चले, तो आप लोग अभी रात के 9 बजे से एंजॉय करें हिंदी साहित्य की क्लास। बड़ी धाकड़ क्लास है, जिसमें हम बहुत ही अधिक, एक प्रकार से महासंग्राम वीडियो है, मॉडल पेपर का एक प्रकार से बाप बोल सकते हो उसको। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होती, महासंग्राम वीडियो। मेरी जो वीडियो महासंग्राम रिवीजन क्लास के तौर पर मैं देता हूँ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होती, तो उसको जरूर देखें। तो वो जरूर देखिएगा अभी रात के 9 बजे से। प्रश्न आपके समक्ष क्या है? गले में सूजन होने पर, ये तो सभी को देखना, बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, ये सभी को पढ़ना है। ओके, प्रश्न क्या है कि गले में सूजन होने पर गले पर सूजन होने पर तकलीफ और ना बढ़े, इसके लिए कौन सा भोजन करना चाहिए? यानी जो है हाउ टू ईट सो दैट द पेन
डज नॉट इंक्रीज ड्यू टू स्वेलिंग इन द थ्रोट, यानी आपसे कह रहा है कि गले में सूजन होने पर तकलीफ और ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए कैसा भोजन करना चाहिए? गर्म व नरम भोजन करना चाहिए, यानी वार्म एंड सॉफ्ट भोजन, या ठंडा भोजन यानी कोल्ड भोजन, या फिर गरिष्ठ यानी तला भुना भोजन यानी कि जो है गरिष्ठ, यानी कि जो है फ्रेड रोस्टेड, या एक प्रकार से जो है एनी हाउ, यानी कैसा भी भोजन मिले तो चलेगा। बताएं। तो गले में सूजन होने पर तकलीफ और ना बढ़े, इसके लिए आपको गर्म और नरम भोजन की आवश्यकता होती है। कैसे कैसे गर्म और नरम भोजन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा। वार्म एंड सॉफ्ट फूड की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपके समझ दिया हुआ कि मनुष्य को श्वास लेने में कठिनाई कब होती है, यानी कि व्हेन डज नॉट पर्सन हैव डिफ़िकल्टी इन जो है ब्रेथिंग। बताएं। यानी दम घुटने पर, यानी कि जो है सॉफ्ट कॉटिंग, या फिर गला घुटने पर कोकिंग जो है चॉकिंग, या फिर एक प्रकार से ऑन हैंगिंग यानी फांसी लगने पर, या फिर ऑल ऑफ द एबव ऊपर सभी में। बताएं भाई। तो भाई मनुष्य को सांस लेने में कठिनाई कब होती है? मनुष्य को सांस लेने में जो है कठिनाई देखेंगे गला घुटने पर भी आपको होगी, और इसके अलावा आप देखेंगे जो है दम घुटने पर भी होती है, और फांसी लगाने पर भी जो है ये सांस लेने में तकलीफ होती है, इसीलिए मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त तो सभी। ओके। अगला प्रश्न देखें आप सभी लोग। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों की छात्रों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बिल्कुल परेशान ना हो आप। अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा अंग्रेजी मेरी वीक है, तो अगर पढ़ने में कोई दिक्कत हो जाए, मतलब कि जैसे कि अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, प्रोनाउंस सही तरीके से ना हो पाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा, इतना तो आप लोग जानकार हो ही कि थोड़ा सा साथ मेरा दे सकते हो। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, गले में स्वर यंत्र किस नालिका में पाया जाता है? बताएं। यानी कि इन विच ट्यूब इज़ द जो है स्वर यंत्र फाउंड इन द थ्रोट, यानी वायु नालिका में, यानी कि इन द ईयर डक्ट, या फिर अग्र नालिका में, यानी इन द जो है एथेरियर डक्ट, या फिर एक प्रकार से वायु और अग्र नालिका के बीच में, बिटवीन ईयर एंड एथेरियर डक्ट, या फिर जो है अग्र नालिका के पीछे, यानी कि जो है बिहाइंड द इंटीरियर डक्ट। बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। तो गले में स्वर यंत्र किस नालिका में पाया जाता है भैया? तो गले में जो स्वर यंत्र होता है ये वायु नालिका में पाया जाता है। किस नालिका में? वायु नालिका में पाया जाता है, यानी कि इन द ईयर डक्ट में पाया जाता है श्वास जो स्वर यंत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, वायु नालिका में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि खाना खाते समय वायु नालिका को किसके द्वारा बंद किया जाता है, यानी कि बंद कर दिया जाता है? बताने का प्रयास करेंगे। यानी बाई होम द ईयर डक्ट इज क्लोज्ड व्हिल ईटिंग फूड। बताएं। यानी कि अंग्रेज़ी में दोनों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, यानी कि ईसो जो है फेक्स, या फिर जो है आर्फर मतलब कि आर्फनेक्स, या फिर वोकल कार्ड्स, या फिर एक प्रकार से राधा राजी। ओके, बताएं। सॉरी, रंधारा जी हाँ। बताएं। रंधारा जी हाँ, बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। इसका क्या होगा? खाना खाते समय वायु नालिका को किसके द्वारा बंद कर दिया जाता है? तो ये किसके द्वारा बंद किया जाता है? ओरा जो है फेरेंस। ओके, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप देख लीजिएगा, यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा। अच्छा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न लगातार परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप पिछले पेपर्स को उठा करके देखेंगे। जैसे विभिन्न यूनिवर्सिटी में, अभी तो हर यूनिवर्सिटी में जो है ये सेमेस्टर प्रक्रिया लागू हुई है, लेकिन पहले से आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर सेमेस्टर से ही एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके जो पेपर होते थे उनमें आप देखेंगे तो ये प्रश्न जो है लगातार पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने इन प्रश्नों को समाहित किया है। ये बात जो है आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मेरे भाई। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके समक्ष? अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसे खुला छोड़ना इन्फेक्शन को दावत देना है? किसे खुला छोड़ना इन्फेक्शन को दावत देना है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। यानी कि व्हाट, प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न है कि व्हाट इन जो है इनविटिस इन्फेक्शन व्हेन लेफ्ट ओपन। बताने का प्रयास करें, ओपन बताने का प्रयास करेंगे। अलमारी को, यानी कि जो है कपबोर्ड को, या घर को यानी होम को, यानी कि रसोई को या किचन को, या फिर टू डी यानी घाव को। तो किसे खुला छोड़ने पर इन्फेक्शन को दावत देना है भैया? तो घाव को अगर आप खुला छोड़ देते हो, तो एक प्रकार से सोचो कि आप जो है आप क्या कर रहे हो? आप जो है इन्फेक्शन को क्या कर रहे हो? दावत यानी कि न्योता दे रहे हो कि आओ भाई। ओके,
तो आप इन्फेक्शन को दावत दे रहे हो अगर आपने अपने घाव को खुला छोड़ दिया, इसीलिए पट्टी करवा दी थी बीटाडीन लगा करके। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि घाव होने पर कौन सा इंजेक्शन लेना चाहिए, यानी कि विच इंजेक्शन शुड बी टेकन इन केस ऑफ वाउंड, यानी बताने का प्रयास करेंगे। टेटनस का, या फिर पोलियो का, या फिर फीवर यानी बुखार का, या फिर दर्द निवारक का यानी कि पेन जो एक प्रकार से रिलीवर, बताने का प्रयास करेंगे। तो घाव होने पर कौन सा इंजेक्शन आपको लेना चाहिए, कौन सा इंजेक्शन बेटर होता है आपके लिए। तो भाई अगर किसी भी प्रकार की घाव होती है, आपको कहीं पर चोट लगती है, किसी यंत्र से कट जाता है आपका पैर, या फिर कुछ भी हाथ कट जाता है, या कुछ भी किसी भी प्रकार का आपका घाव होता है, तो सबसे पहले आपको टेटनस का टीका यानी कि टेटनस का जो इंजेक्शन होता है उसको लगवाना चाहिए, ताकि आपको टेटनस ना हो। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में जरूर छपेगा, आप लोग इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा ये प्रश्न तो सभी को पता ही होगा जो टेटनस वाला है, ओके, क्योंकि सभी को इतना तो पता ही होता है। अगला तो इसीलिए सामान्य जानकारी के लिए पूछा था कि ताकि सभी बच्चों को ये पता हो कि हाँ प्राथमिक स्वास्थ्य अगर किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को कुछ हो जाए लाइफ में तो आखिरकार जो है वो कैसे मैनेज करेगा। तो ये चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे एग्रीकल्चर का बच्चा हो, चाहे होम साइंस का बच्चा हो, या किसी भी प्रकार का छात्र हो उसको या छात्रा हो, तो उसको इसीलिए ये चीज़ें जो है कंपलसरी कर दी जाती हैं ताकि उसको कुछ ना कुछ ज्ञान रहे, ताकि वो अपने भविष्य में अपने जीवन की रक्षा, अपने सहयोगियों की, अपने सहपाठियों की रक्षा कर सके अगर पढ़ा लिखा है तो इसीलिए कहते नहीं कि हाँ अगर जो है पढ़ा लिखा है तो पढ़ा लिखा होने का मतलब कि नहीं किताबी ज्ञान है, तो इसीलिए इसको भी पढ़ाया जाता है ताकि जो है ये तो कंपलसरी है पढ़ना आपको। तो आप कभी भी जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ो तो सबसे पहले ये सोचो कि आखिरकार इस सब्जेक्ट को हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आप जो है अपना माइंडसेट चेंज करो। यानी जिस हिसाब से, यानी कि क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है, जिस दिन आप लोगों ने ये जान लिया कि सब्जेक्ट को हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, आखिरकार इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या उपयोग होगा भविष्य में, अगर भविष्य में उपयोग की दृष्टि से आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, चलें प्रश्न आपके समक्ष है कि घाव के प्राथमिक उपचार के लिए सफाई के बाद क्या लगाया जाता है, बताने का प्रयास करेंगे। घाव के प्राथमिक उपचार के लिए सफाई के बाद क्या लगाया जाता है भैया, यानी कि व्हाट इज़ अप्लाइड आफ्टर क्लीनिंग फॉर फर्स्ट एड ऑफ वाउंड, या मतलब कि घाव के प्राथमिक उपचार के लिए सफाई के बाद क्रीम लगाई जाती है, या फिर तेल यानी ऑयल लगाया जाता है, या लोशन यानी कि लोशन ही लगाया जाता है, या फिर जो है एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई जाती है, बताएं। तो घाव के प्राथमिक उपचार के लिए सफाई के बाद जो क्रीम लगाई जाती है वो एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई जाती है ताकि कोई जो है दिक्कत ना हो उससे, जो एक प्रकार से एंटीसेप्टिक मतलब होता है कि और भी जो है ना बढ़ सके, और भी रोग उसमें जो है इन्फेक्शंस और भी ना हो सके, इसके लिए एंटीसेप्टिक क्रीम जो होती है वो लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर द इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, इमरजेंसी ब्लीडिंग के लक्षण क्या हैं। इमरजेंसी ब्लीडिंग मतलब समझ रहे हैं ना, खून जो एक प्रकार से, तो बताएं। तो इमरजेंसी ब्लीडिंग के लक्षण क्या हैं भाई, यानी कि व्हाट आर द जो है सिम्टम्स ऑफ इमरजेंसी ब्लीडिंग, यानी ऑप्शन ए दिया है कि शरीर का रंग हल्का पीला पड़ना, यानी कि जो है पेल येलो कलर ऑफ द बॉडी, या सांसों में कमी महसूस होना यानी कि फीलिंग शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, या हार्ट रेट बढ़ जाना यानी कि जो है इंक्रीज्ड हार्ट रेट, या फिर उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से बताएं। इमरजेंसी ब्लीडिंग के क्या क्या लक्षण है भाई, तो इमरजेंसी ब्लीडिंग के बात की जाए तो ये सारे के सारे लक्षण होते हैं। जब इमरजेंसी ब्लीडिंग होती है तो ये सारे के सारे आप देखेंगे लक्षण जो होते हैं जो है आ जाते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखें। शरीर का रंग हल्का पीला पड़ने लगेगा, सांसों में जो एक प्रकार से कमी महसूस होने लगेगी, और हार्ट रेट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। इमरजेंसी ब्लीडिंग के ये सब सिम्टम्स यानी कि लक्षण होते हैं, सांसों में कमी महसूस होना, शरीर का रंग हल्का पीला पड़ना, हार्ट रेट का बढ़ जाना। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक बार सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे भाई बंधु, हमारे भाई बहनें, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अपने जितने आपके घर में फ़ोन हैं सभी से जो है सब्सक्राइब करो। प्रत्येक छात्र छात्राओं का यह कर्तव्य है आपका कि 10-10 व्यक्तियों के पास वीडियो को शेयर करें, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं। ओके, चलें
बस आप लोगों से यही चाहिए। बाकी मैं तो आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर ही रहा हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को ढूंढ करके दिन रात मेहनत करके आप लोगों के समक्ष देता रहूँगा, ताकि आपको अच्छे अंक मिले। हालांकि ये अंक दिलाऊ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इसको नहीं पास करेंगे तो आप फेल माने जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको पास करना परम आवश्यक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसको 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, उसमें 3 वीडियो अभी तक हो चुकी हैं, वो सारी अवेलेबल हो जाएंगी। इसके बाद में मैं और भी लगातार अब आपको वीडियो देने का प्रयास करूँगा, चाहे जो है आपको 30-40 क्वेश्चन ही जो है प्रोवाइड करवा पाऊँ एक दिन में, तो वो भी मैं देने का प्रयास। तो डेली आपकी क्लास मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट एड की कर दे, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। आगे समझते हैं। हाथ या पैर पर ब्लीडिंग होने, अच्छा इस वीडियो में ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे तभी मैं जो है डेली क्लास आपकी कर दूंगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से कंडीशन है। चले अगला प्रश्न क्या है कि हाथ या पैर पर ब्लीडिंग होने पर अंग को, प्रश्न क्या है, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, बताने का प्रयास करेंगे। हाथ या पैर पर ब्लीडिंग होने पर अंग को बताएं, यानी कि वेल ब्लीडिंग हैंड्स और लेग्स शुड बी, यानी ऊपर उठाना चाहिए यानी कि राइज्ड, या नीचे करना चाहिए यानी कि एक प्रकार से लोवर्ड, या फिर तिरछा करना चाहिए यानी कि जो है स्लैंट, या एक प्रकार से हिलाना चाहिए यानी कि सेकंड करना चाहिए। बताने का प्रयास करेंगे। हाथ या पैर पर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो अंग को क्या करना चाहिए, तो अंग को भाई ऊपर उठाना चाहिए। उस समय जब ब्लीडिंग हो रही हो उस समय अंग को अपने यानी हाथ या पैर को ऊपर उठाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, राइज्ड। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है। चलें फटाफट से सभी दोस्तों के पास, सभी दोस्तों को अपने बुलाइए और जानिए कि कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपके समक्ष आ रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स जो है मसल्स आर देयर, बताएं। यानी पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं भाई, तो पेशियाँ 1 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, यानी कि 1 2 3 एंड 4। तो पेशियाँ जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, यानी कि 3। ओके, तो जो है देयर आर जो है 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है जब ऊपरी त्वचा ज्यों की त्यों रहे पर हड्डी टूट जाए तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि व्हेन द अपर स्किन रिमेन्स एज इट इज़ बट द बोन ब्रेक्स कॉल्ड, बताएं। यानी जब ऊपरी त्वचा ज्यों की त्यों रहती है और अंदर की हड्डी जो होती है टूट जाती है तो उस प्रकार के फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, साधारण फ्रैक्चर यानी कि सिंपल फ्रैक्चर, या बंद फ्रैक्चर यानी क्लोज फ्रैक्चर, या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर यानी कंपाउंड फ्रैक्चर, यानी कि फिर जो है संपीड़न फ्रैक्चर यानी कंप्रेस्ड जो है फ्रैक्चर। बताने का प्रयास करेंगे। तो भैया जब ऊपरी त्वचा ज्यों की त्यों रहती है और हड्डी टूट जाती है तो उस प्रकार के फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, क्योंकि त्वचा वैसी है और अंदर सारा काम हो गया तो क्या कहेंगे इसको, बंद फ्रैक्चर, क्योंकि बंद फ्रैक्चर क्लोज्ड फ्रैक्चर हुआ, ये अंदर ही फ्रैक्चर हुआ। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है पेशी ऊतक, प्रश्न क्या आपके समक्ष आ चुका है, पेशी ऊतक समस्त शरीर का जो है कितना भाग बनाते हैं, पेशी ऊतक समस्त शरीर का कितना भाग बनाते हैं, बताएं। यानी कि व्हाट पार्ट्स ऑफ द होल बॉडी इज मसल्स टिश्यू, बताएं। 20 से 30%, यानी 30 से 40%, 40 से 50% या 50 से 60%। बताने का प्रयास करेंगे भाई सभी लोग। तो पेशी ऊतक समस्त शरीर का लगभग आपका 40 से 50% बनाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, यानी कि 42 जो है 50%। अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न है शरीर के कौन से अंग मांसपेशियों से बनते हैं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। शरीर के कौन से अंग मांसपेशियों से बनते हैं, यानी कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर मेड ऑफ मसल्स, बताएं। शरीर के कौन से अंग मांसपेशियों से बनते हैं, हृदय या फेफड़े यानी कि हार्ट्स एंड लंग्स, या आमाशय यानी कि स्टोमक, या फिर एक प्रकार से आंते और जिगर यानी कि मतलब कि स्टेंस, या लीवर को जिगर कहते हैं नहीं, तुम्हारे अंदर अगर जिगरा हो तो आ जाओ मैदान में, तो वही चीज़ है। और आपको डी दिया उपरिक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, शरीर के कौन से अंग से बनते हैं, शरीर के कौन से अंग मांसपेशियों से बनते भैया, तो अमाशय, हृदय, फेफड़े, आंतें, जिगर, ये सब जो होती हैं ये मांसपेशियों से ही बनती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, यानी ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिएगा आपके समक्ष है हड्डी में फ्रैक्चर होने पर
हड्डी में फ्रैक्चर होने पर काफ़ी दर्द होता है या सूजन होती है या अंग मुड़ा हुआ या ब्रकत दिखता है। तो भाई ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। हड्डी में फ्रैक्चर होने पर काफ़ी दर्द भी होता है, सूजन भी हो जाती है और अंग मुड़ा हुआ और थोड़ा सा अलग तरीके से भद्दा दिखाई पड़ने लगता है हड्डी अगर टूट जाती है, यानी कि हड्डी का फ्रैक्चर हो जाता है। यानी कि अ बोन फ्रैक्चर, अंग्रेजी वाले प्रश्न देख लीजिएगा। अंग्रेजी वाले देखिए, अ बोन फ्रैक्चर यानी कि जो है केसेस ग्रेट पेन या फिर बिकम्स स्लोन या फिर जो है लिम्ब लुक्स बेंट और जो है डॉर्मोट या फिर ऑल द अबव। तो ऑल द अबव इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलें, प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, प्रश्न आपके समक्ष क्या आ चुका है, देखें कि शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है, दिमाग में या हाथों में, यानी कि जो डैश स्थान यहाँ पर जो खाली स्थान है इसकी पूर्ति करनी है। तो शरीर का तापमान दिमाग में हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है या हाथों में हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है या त्वचा में या फिर गर्दन में, बताएं। अंग्रेजी वाले प्रश्न देखें सभी लोग, अंग्रेजी वाली भी देख लीजिए, फिर उत्तर बताता हूँ। यानी कि बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस, बताएं। इन द माइल्ड, इन द हैंड्स, इन द स्किन या फिर इन द जो है नेक, बताएं। तो शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस द्वारा जो नियंत्रित होता है वो दिमाग में नियंत्रित होता है, माइंड में। इन द माइंड बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। ओके, आगे बढ़ते हैं। शरीर का तापमान यानी दिमाग में हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित यानी कंट्रोल होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखें सभी लोग। एक बार वीडियो को शेयर करिएगा, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं लाइक कर दीजिए वीडियो को सभी लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर का तापमान शरीर का सबसे बड़ा अंग है, बताएं। शरीर का सबसे बड़ा अंग है यानी कि द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज, बताएं। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज, यानी कि शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा यानी कि स्किन, या पैर यानी कि फीट, या यकृत यानी कि लीवर, या फिर बाल यानी कि हेयर, बताएं। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? सभी लोग इसका आंसर देंगे, जितने लोगों को पता हो फटाफट से देने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कितने का आंसर आता है। बातचीत तो बहुत करते हो, आंसर देखते हैं कितने लोग देते हैं। फटाफट से लिखने का प्रयास करेंगे। शरीर का सबसे बड़ा अंग इनमें से कौन सा है? त्वचा, पैर, बाल या यकृत, बताएं। तब तक मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ, आप लोग बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताइए भाई, सभी लोग बताइए। क्या हुआ भाई? चलें तो कुछ लोगों के ठीक ठाक आंसर आ रहे हैं। चलें, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है भाई? शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका क्या होता है? त्वचा जो होती है सबसे बड़ा अंग यही कही जाती है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा, स्किन। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न क्या है कि त्वचा को रंग प्रदान करती है। त्वचा को रंग क्या प्रदान करती है, बताएं। कि यानी कि प्रोवाइड्स कलर ऑफ द स्किन। श्वेत ग्रंथियाँ यानी कि जो है स्वीट ग्लैंड्स होती हैं, या संवेदनशील तंत्रिका यानी कि जो सेंसिटिव नर्वस होता है वो, या फिर एक प्रकार से वर्णक कोशिकाएं यानी कि जो है पिगमेंट सेल्स, या रोम फुटक यानी कि एक प्रकार से नन ऑफ दीज यहाँ पर दिया हुआ है, हालांकि चले ये रोम फुटक बोल दीजिए इसको, चले। यानी इनमें से कोई नहीं यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन चले फिर भी देखते हैं। तो ये आप मान के चलो ये नहीं ही है। ओके, ये नहीं है यानी कि नन ऑफ दीज है। ओके, ये बात ध्यान रखिए। त्वचा को रंग प्रदान करती है, बताएं। त्वचा को रंग क्या प्रदान करती है? तो भैया त्वचा को रंग प्रदान कौन करती है? वर्णक कोशिकाएं जो होती हैं, वर्णक कोशिकाएं जो पिगमेंट सेल्स होती हैं, पिगमेंट सेल्स यानी वर्णक कोशिकाएं जो होती हैं वो त्वचा को यानी कि जो है स्किन को कलर प्रोवाइड करवाती हैं, त्वचा को रंग प्रदान करती हैं। ओके, कौन सी कोशिकाएं? तो वर्णक कोशिकाएं यानी कि पिगमेंट सेल्स जो होती हैं, पिगमेंट सेल्स
कलर ऑफ द स्किन यानी कि वर्णक कोशिकाएं त्वचा को रंग प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न देखिएगा सभी लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा होगा। प्रश्न है कि हाइपोथर्मिया अक्सर मौसम के संपर्क में आने से होता है। ठंडे मौसम के संपर्क में आने से या गर्म मौसम के संपर्क में आने से, बारिश या फिर उपरोक्त सभी। यानी कि हाइपोथर्मिया इज ऑफ्टन जो है काउज्ड बाई मतलब कि एक्सपोजर टू डैश वेदर। बताएं, कोल्ड, हॉट या रेन या ऑल ऑफ द एबव। बताने का प्रयास करेंगे। तो हाइपोथर्मिया जो होता है अक्सर ठंडे मौसम के संपर्क में आने से होता है। हाइपोथर्मिया जो होता है ये कोल्ड जो प्रकार से जो मौसम वेदर होता है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे आप, कोल्ड भरेंगे। यानी कि हाइपोथर्मिया इज ऑफ्टन कॉज्ड बाई एक्सपोजर टू कोल्ड वेदर। यानी कि हाइपोथर्मिया अक्सर ठंडे मौसम के संपर्क में आने से होता है। ओके, ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं धीरे धीरे आपको आसानी से बता रहा हूँ ताकि आपको जो है कहीं कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आइस बर्न के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि सिम्टम्स ऑफ आइस बर्न आर। बताएं, आइस बर्न के लक्षण होते हैं, दर्द होता है, फफोले होते हैं या सुन्न हो जाता है, यानी कि ये सभी होते हैं। पेन यानी कि दर्द, और जो है ब्लिस्टर्स यानी फफोले, नम यानी कि मतलब कि नम माने सुन्न होना शरीर का। ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, बिल्कुल सही, आप सब जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। आइस बर्न के लक्षण हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर कुछ लोगों के आ रहे हैं, मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल सही, बहुत सही, बहुत सही। हाँ, दर्द भी होता, आइस बर्न में दर्द भी होगा, सुन्न भी हो जाएगा कुछ बात चीज़ें, और फफोले भी पड़ेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, गर्मी की थकान के लक्षण हैं। बताएं, गर्मी की थकान के लक्षण क्या क्या होते हैं भाई। दुर्बलता, बिल्कुल गर्मी में थकान लगेगी तो दुर्बलता फीलिंग आएगी, महसूस करेंगे आपकी दुर्बल हो। चक्कर आने लगेगा गर्मी में, खास करके जब थका होगी तो। उल्टी भी हो सकती है गर्मी में। इसके अलावा सिर दर्द भी होने लगता है थकान के कारण, और शुष्क जीभ हो जाती है। ओठ भी एक प्रकार से थोड़ा थोड़ा शुष्क ही हो जाते हैं, सूखते हैं, और तीव्र या हल्के श्वास जो है एक प्रकार से आने लगते हैं। ठीक, तो ये गर्मी में थकान के सारे लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, यदि उपयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का हम प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। बताएं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी को तो ये प्रश्न पता ही होगा, किसके काटने पर एंटी रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। बताएं, कुत्ते के काटने पर, यानी कि हुज बाइट शुड बी जो है वैक्सीनेटेड अगेंस्ट रेबीज। बताने का प्रयास करेंगे, यानी किसके काटने पर एंटी रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। तो सभी को पता होगा भाई, अगर आपको कुत्ता काट ले तो एंटी रेबीज़ का टीका तो लगवाना चाहिए, तो सभी को पता होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक, कुत्ते के काटने से एंटी रेबीज़ का टीका लगवाया जाता है ताकि आपको रोग ना हो। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, तो यही आपका करेक्ट होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर बंदर काटे या गिलहरी काट ले तो भी आपको एंटी रेबीज़ का टीका लगवा लेना चाहिए, क्योंकि इनसे भी जो है खतरा हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ओके, ये करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हुज बाइट शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट रेबीज, डॉग, मंकी एंड जो है स्क्वायरल, यानी कि गिलहरी। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की तो कुत्ते के काटने से एंटी रेबीज़ का टीका लगवाना परम आवश्यक माना जाता है। ओके, तो अगर आपको सभी ऑप्शन ना दे तो कुत्ता ही लगाइएगा, बंदर गिलहरी मत लगाइएगा। ओके, लेकिन अगर आपको ऐसा दे कि कुत्ते, बंदर, गिलहरी और सभी, तो आप सभी लगा दीजिएगा, तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ओके, क्योंकि इनके काटने से भी एंटी रेबीज़ का टीका लगवा लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, आपके अंदर ही थोड़ी बहुत एक प्रकार से उससे लड़ने की क्षमता आएगी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जहर के पीड़ित व्यक्ति को, यानी कि द जो है विक्टिम ऑफ जो है पॉइजन, उल्टी ना करवाएं, यानी कि डू नॉट जो है केस वॉमिटिंग, या फिर सोने ना दें, यानी कि डू नॉट लेट स्लीप, या श्वास ना आने पर CPR करें, यानी कि डू CPR इफ़ देयर इज़ नो ब्रीथ, या फिर ऊपर सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ये सारी क्रियाएं बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई जहर से पीड़ित व्यक्ति को ना तो उल्टी ना करवाएं, जहर से पीड़ित व्यक्ति को उल्टी ना करवाएं, और इसके अलावा जो है सोने ना दें। ओके, और श्वास ना आने पर CPR करें। ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये एक प्रकार से सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऊपर सभी ऑल द अबव। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर सो गया फिर दिक्कत है,
उल्टी कर दी तो फिर जो है उल्टी करने से जैसे गाँव वगैरह में आप देखेंगे तो उल्टी करने से जहर जो है एक प्रकार से निकल जाता है, खास कर कहा जाता है, लेकिन उल्टी करने से जहर और फैल भी सकता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। होता नहीं था पहले की जो है मतलब कि तो केस होते हैं, हालांकि उसको यहाँ पर कहना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि विष हमारे जो विष यानी जहर होता है, विष हमारे शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है। हाउ कैन पॉइजन इंटर आवर बॉडी। बताएं। खाने पीने से यानी कि बाई ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, या इंजेक्शन से यानी कि बाई इंजेक्शन, या सूंघने से यानी कि जो है बाई जो है स्नीफिंग। तो आपको पता होगा खाने पीने में आप सीरियल वगैरह में देखते होंगे, मूवी में, कि जहर मिला दिया खाने पीने की वस्तु में तो भी चला गया आपके अंदर। ठीक है, इंजेक्शन के माध्यम से बहुत लोग जो है जहर देते हैं, नसों में इंजेक्शन लगा दिया और जहर है तो आप ख़त्म हो जाओगे। ये चीज़ मतलब आप नहीं ख़त्म हो जाओगे यार, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, मुँह से वैसे निकल गया। मतलब कि अगर इंजेक्शन देखते नहीं मूवीज़ वगैरह में, इंजेक्शन दे देते हैं गुंडे लोग हीरो को, ये होता नहीं, तो ये जहर का इंजेक्शन भी इंजेक्शन के द्वारा भी दिए जा सकते हैं। और सूंघने से आप देखते होंगे कि लोग सूंघा देते हैं, जो थोड़ा सा जहर होता है जिसको सूंघ करके जो है लूट लेते हैं। सामान वामान जो आपके पास होता है पैसे उसे वो सब लूट नहीं लेते हैं जो सूंघाने वाले होते हैं। अब गांव वगैरह में लकड़ सूंघवा कहते हैं उनको, लकड़ सूंघवा की लकड़ी लिया रहता है, बगल में लकड़ी पे कुछ डाल देते हैं, जो थोड़ा सा जो डालना होता है वो तुरंत नाक के पास से लकड़ी घुमा दिया एक बार, बस ऐसे चक्रिया करके गिरोगे बद से, तुरंत जो भी रखे होंगे सब निकाल उकाल के ले लेंगे अपना, आपका जितना भी सारा का सारा सामान वगैरह होगा, पैसे होंगे, सारे के सारे चीज़ें। ओके, और कभी कभी हो सकता है उठा भी ले जाए आपको भी। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी कि विष हमारे शरीर में इन सभी प्रकार से, इंजेक्शन से भी, खाने पीने से भी और सूंघने से, सभी प्रकार से हमारे शरीर में जो विष होता है यानी जहर होता है प्रवेश कर सकता है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न क्या आपके समझ दिया हुआ है। अगला प्रश्न आप देखिएगा भाई, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि संक्रमित जानवर की लार से, संक्रमित जानवर की लार से मनुष्य का कौन सा अंग ब्रकित हो जाता है, यानी कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी गेट्स डिफॉर्मेड बाई द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। बताएं, फटाफट से इसको बताने का प्रयास करेंगे। संक्रमित जानवर की लार से मनुष्य का कौन सा अंग ब्रकित हो जाता है। तो भाई संक्रमित जानवर की लार से मनुष्य का जो अंग होता है वो मस्तिष्क जो होती है खास करके, ये क्या हो जाती है, ये ब्रकित हो जाती है मस्तिष्क। तो भाई ब्रेन जो ऐसा पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, गेट्स डिफॉर्म बाई द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। तो क्या बोला जाएगा, ब्रेन। ओके, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा, यानी मस्तिष्क। आ इज राइट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके समक्ष, जहरीले सांप के काटने पर लक्षण उसकी यानी कि प्रजाति के अनुसार प्रकट होते हैं, या पूंछ के अनुसार, या गंध के अनुसार, या उपरित सभी के अनुसार। यानी कि कौन सा सांप काटा है ये कैसे पता चलता है, तो प्रजाति के हिसाब से। ओके, प्रजाति यानी कि उसकी प्रजाति क्या है, उसकी स्पेसीज क्या है। ओके, यानी द सिम्टम्स अपीयर अकॉर्डिंग टू द बाइट ऑफ आप जो है एक प्रकार से पॉइजनस स्नेक। तो ये स्पेसीज यानी उसकी प्रजाति क्या है, उसकी प्रजाति के हिसाब से जहरीले सांप के काटने पर लक्षण जो होता है उसकी प्रजाति के अनुसार प्रकट होने लगते हैं, कि जिस प्रकार से उस प्रजाति में होते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। अच्छा, और भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मान लेते हैं कि डंक वाले जो स्थान पर, ऐसे मान लेते कोई जो है डंक अगर कोई बिच्छू किया है, फिर किसी ने काटा है आपको, तो डंक वाले स्थान पर खुजली हटाने के लिए आपको क्या लगा सकते हैं। तो ये बताइए, आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपको जो है कैलामाइन लोशन जो होता है उसको अगर लगाएंगे, जहाँ पर डंक मारा, चाहे हाड़े ने, चाहे बिच्छू ने, या किसी ने मारा है, उस पर लगाए लगे तो जो खुजली होती है वो खुजली थोड़ी सी कम होने लगती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि मुंह में डंक लगने पर पीड़ित को तुरंत क्या देना चाहिए। अगर मुंह में डंक लग जाए तो पीड़ित को क्या देना चाहिए तुरंत, सबसे पहले उसको बर्फ़ चूसने को देना चाहिए, ताकि वो बर्फ़ चूसेगा तो क्या होगा, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, तो बर्फ़ जो है उसको देना चाहिए। अच्छा, सांप के काटने पर रोगी को क्या करना चाहिए, आराम देना चाहिए। बिल्कुल सांप के काटने पर व्यक्ति को आराम दें, सोने ना दें बिल्कुल भी, ये बात ध्यान रखेंगे।
और कटे स्थान पर कसकर पट्टी भी बांध दें ताकि उसका विष जो है आगे बढ़ ना सके। जैसे सांप काटा है, मान लेते हैं आपको सांप काटा, उसके जस्ट थोड़ी सी दूर पर यानी कि बगल में ही लगभग 1-2 सेंटीमीटर के बगल में ही क्या कर दे, तुरंत जो है ऐसे कुछ कोई काटे जहरीला पदार्थ या सांप काटे, उस पर जो है क्या कर कस करके खूब अच्छे तरीके से पट्टी बांधे ताकि जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इधर से उधर ना हो सके। इससे क्या होगा कि विष जो होगा वो उसका दायरा जो होता है वो संकीर्ण हो जाता है, पूरी की पूरी बॉडी में आपके फैल नहीं पाएगा। तो इसके कारण से आपको ये बांधना चाहिए, और जब ये बांध दें उसके बाद में उसको सोने ना दें जिस व्यक्ति को काटा हो, जब तक डॉक्टर ना आए आराम करने दें उसको। ये चीज़ें हैं, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि मधुमक्खी या फिर जो है ये कि डंक को कैसे निकालना चाहिए। अगर आपको मान लेते हैं काट लिया, जैसे कि जो हाड़ा है या मधुमक्खी है या बर्र है, बर्रे समझते हैं, तो हाड़ा, बर्रे, मधुमक्खी ये सब होते हैं ना, या फिर चींटी, चींटा, ये सभी के जो डंक होते हैं, अगर मान लेते हो काट लें तो उनको कैसे निकालना चाहिए। घुस गया आपके अंदर तो उसको चिमटी की सहायता से पकड़ करके आप निकाल सकते हो। तो आपसे ऑप्शन दे देगा कि हाथ से दबा करके या चिमटी की सहायता से या ब्लेड से प्रभावित स्थान को काट करके। तो भैया जो है ये सब ब्लेड से ना काटें ना हाथ से दबा करके निकालें, आप चिमटी की सहायता से आसानी से निकाल लेंगे उसको, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो है बड़ी फेमस थी जो कि मैंने आपको बता दिया। ओके, आगे बढ़ा जाए फिर। तो ये समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो ये सब चीज़ें के लिए प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण थे, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे समझने में। ओके, आगे समझते हैं। तो जहरीले सांप के जो है काटने पर उसकी जो प्रजाति होती है उसके हिसाब से लक्षण जो होते हैं वो प्रकट होते हैं। ओके, इसके हिसाब से, तो उसकी प्रजाति के हिसाब से लक्षण जो होते हैं वो प्रकट होते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए फिर। आगे बढ़ते भैया, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, देखें सभी लोग फटाफट से। चले, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न है कि उत्पीड़न क्या है। उत्पीड़न क्या है, यानी कि व्हाट इज़ जो है हैरेसमेंट, यानी कि बिना वजह गाली देना, यानी कि एब्यूजिंग विदाउट रीज़न। अपमान करना यानी कि टू इंसल्ट, नुकसान पहुंचाना यानी कि टू हार्म, या ऊपर सभी ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उत्पीड़न क्या होता है, ये सभी होता है। उत्पीड़न माने क्या होता है, अपमान करना, किसी का आप अपमान करें तो भी वो उत्पीड़न ही हुआ, बिना वजह किसी को गाली दो तो भी उत्पीड़न होता है, नुकसान अगर आप पहुंचाते किसी को तो वो भी एक प्रकार से उत्पीड़न ही होता है। ये सभी उत्पीड़न ही होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऊपर तो सभी ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु संलयित हो जाने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म एंड फीमेल एग इज़ कॉल्ड, यानी कि एक प्रकार से जो स्त्री का अंडाणु होता है और जो पुरुष का शुक्राणु होता है, यानी कि जब सेक्स क्रिया के दौरान होता क्या है कि जो स्पर्म होता है पुरुष का, जो कि ह्यूमन बॉडी जो मेल की होती है उसके एक प्रकार से छिद्र से निकलने वाला जो पदार्थ होता है जिसको स्पर्म बोला जाता है, तो वो स्पर्म क्या होता है, जब स्त्री का जो एक प्रकार से जो अंग होता है यानी कि जो योनि होती है उसमें जब वो प्रवेश होता है तो उसके बाद में क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो एक प्रकार से पुरुष का स्पर्म होता है वो स्त्री के अंडाणु जो होते हैं उससे जाकर के मिलता है, और उससे मिलने की जो क्रिया होती है उसी से एक प्रकार से जो बच्चे होते हैं, आप देखेंगे बच्चे जो होते हैं इसी क्रिया के तदुपरांत ही बच्चे बनने की संभावना होती है, जब पुरुष के अंडाणु पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु होते हैं। ठीक है, यानी स्त्री में एग होते हैं और पुरुषों में जो है स्पर्म होता है। तो स्पर्म और एग जब आपस में मिलते हैं, यानी कि पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो इससे क्या होता है, इसी प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी को हम निषेचन कहते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ओके, ये बात ध्यान रखें, यानी ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट होगा। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी क्रिया को मेरे भाई हम इसी क्रिया को जो है हम इसको क्या बोलते हैं, इसको निषेचन बोलते हैं, और इसी क्रिया के तदुपरांत क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं। ओके, अब ये क्रिया जो होती है धीरे धीरे क्या होती है, यानी कि जब क्या होता है कि कई कैटेगरी है, इसको विस्तार से समझाएंगे अगर हम किसी दिन, तो ये बायोलॉजी का एक प्रकार से टॉपिक है। हालांकि यहाँ पर मैंने आ गया तो इसको बताना पड़ेगा, हालांकि जो भी आप फर्स्ट ईयर चिकित्सा में पढ़ रहे हैं सब बायोलॉजी के ही जो है पार्ट्स हैं, तो ये ज़रूरी था थोड़ा समझना। तो कि क्या होता है, कभी कभी लोग इसके गांव समाज में या अलग अलग स्थानों पर देखते हैं कि
जो है इसको क्या बोलते हैं कि हाँ ये अलग चीज़ है, या फिर एक प्रकार से बच्चे पैदा होना ईश्वर की मर्ज़ी है, या खुदा यानी अल्लाह की मर्ज़ी, बहुत सारे लोग जैसे कहते नहीं कि, तो ये एक प्रकार से मर्ज़ी तो उन्हीं की है, लेकिन जो है एक प्रकार से संभावनाएं उन्होंने आपको दे दी हैं। आपको उन्होंने स्त्री बना दिया, आपको उन्होंने पुरुष बना दिया, आपके पास सारे अंग दे दिए, यानी कि आपको एक प्रकार से कहने का मतलब है कि आपको संभावनाएं मिल गई हैं। अब उसमें आप क्या करते हो और किस तरीके से होता है, ये सब आप पे डिपेंड करता है, ना कि वो भगवान देखते हैं, ना ईश्वर देखते हैं, ना खुदा देखते हैं, ना अल्लाह देखते हैं, ना ईसा मसीह आकर के देखते हैं, और ना ही कोई वो आकर के यहाँ पर करते हैं। तो ये एक प्रकार से कहने का मतलब मेरी ये है कि भगवान बस केवल इतना करते हैं कि आपको संभावनाएं देते हैं। भगवान ने खेत दे दिया, उसमें चाहे आप जो है मिर्चा बो और चाहे आम का पेड़ लगाओ, ये आप पे डिपेंड करता है। संभावनावाद आप देखते नहीं जो है संभावनावाद इसी पर तो है ह्यूमन जियोग्राफी का। ओके, तो इसे किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे किसी की भावना को ठेस पहुंची हो, लेकिन ये वास्तविकता है। तो इसमें एक प्रकार से जो है आप लोग बिल्कुल भी जो है एक प्रकार जनसंख्या जो नियंत्रण है इस पे आप लोग आगे चल करके कार्य करेंगे, यही मेरी कामना है आपसे, और इसीलिए ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मूत्र वाहिनी की लंबाई कितनी होती है? तो ये सब प्रश्न एग्जाम से पूछे जाएंगे, अब इससे शर्माइएगा मत कोई कि हाँ जो है सर जी ये सब क्या पढ़ा रहे हो आप, ये सब होता है भाई, ये सब पढ़ना पड़ता है आपको। तो ये कितनी लंबाई होती भाई मूत्र वाहिनी की? नहीं कि द लेंथ ऑफ द जो है अरेटरीज बताने का प्रयास करेंगे। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न, वाहिनी जो यानी कि जो नस होती है जिसके माध्यम से मूत्र प्रवाह होता है वो। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में कितना मूत्र त्याग करता है? जो सामान्यतः एक व्यक्ति जो होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूँ, यानी कि हाउ मच जो है यूराइन डज अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन पास इन डे, यानी कि सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में कितना मूत्र त्याग करता है भैया? तो लगभग एक दिन में 2 लीटर के आसपास वो मूत्र त्याग करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, 2 लीटर, एक सामान्य जो है यानी नॉर्मल हेल्दी पर्सन। अगला प्रश्न देखिएगा, मूत्र वाहिनी निकलती है वृक्क कोश से या वसा झिल्ली से या मध्यांश से या फिर जो है श्रोणि मेखला से, यानी कि द यूरिनरी डक्ट कम्स आउट, यानी कि फॉर्म जो है किने, या फिर एक प्रकार से एडिपोस जो है मेम्ब्रेन, या जो है मिडवे, या फॉर्म्स ऑफ जो है पेल्विस बताने का प्रयास करेंगे। तो मूत्र वाहिनी जो होती है वो निकलती कहाँ से भाई? श्रोणि मेखला से निकलती है। ऑप्शन नंबर फॉर्म ऑफ जो है पेल्विस, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हेनले लूप अंग्रेजी अक्षर के आकार में जो है घूमकर आरोही या अवरोही लूप बनता है बताने का प्रयास करें किस अक्षर के तरीके से? यानी कि हेनली लूप टेक्स शेप ऑफ इंग्लिश लेटर जो है टी सी या यू या फिर जो है एल टू फॉर्म एंड जो है एस्केंडिंग एंड डिस्केंडिंग लूप बताने का प्रयास करेंगे। आरोही, असेंडिंग या फिर जो है डिसेंडिंग, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग बताने का प्रयास करेंगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग लूप जो है उसको क्या बोलते हैं? मतलब कि वो जो है लूप बनाता जो है उस अंग्रेजी के किस अक्षर की भांति होता है? तो अंग्रेजी के यू आकार का होता है लूप जो होता है, अंग्रेजी के यू आकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, और इससे पहले वाला जो मॉडल पेपर है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी मादक पदार्थ के सेवन से क्या होता है? किसी मादक पदार्थ के सेवन से व्यक्ति में उत्साह की जो उच्च भावना दिखती है, बताएं। किसी मादक पदार्थ के सेवन से व्यक्ति में उत्साह की भावना उत्साह की उच्च भावना दिखती है, यानी कि हाई सेंस ऑफ जो है यूफोरिया सोन इन द पर्सन हु इज़ द जो है ड्रग एडिक्ट ऑफ, नींद की गोली से यानी कि स्पेलिंग पिल, या हसीस या भांग से यानी कि जो है हसीस, या जो है कैनाबिस से, या केटू से, या फिर मसालों से बताने का स्पेसिस से बताएं।
तो नींद किस मादक पदार्थ के सेवन से व्यक्ति में उत्साह की उच्च भावना दिखती है? किस मादक पदार्थ के सेवन से व्यक्ति में उत्साह की उच्च भावना दिखती भाई? तो हशीश या भांग अगर खा लेंगे तो जो है व्यक्ति में उच्च भावना दिखने लगेगी। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा, लेकिन खाइए वाइएगा मत कोई इनमें से, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और मेरा मतलब भी यही नहीं था ये इस प्रश्न को बताने का कि किसी भी प्रकार का मादक पदार्थों का मुझे बताना है, बस ये एक प्रकार से जानकारी के लिए ये चीज़ जाननी आवश्यक है एग्जाम की दृष्टि से, ओके। अगला प्रश्न है, हस्तक्षेप द्वारा कौन नशे के आदी व्यक्ति को समझा करके उपचार कर सकता है? बताएं। हस्तक्षेप द्वारा यानी कि बाई इंटरवेंशन हु कैन एक्सप्लेन द ट्रीट द एडिक्टेड पर्सन। हस्तक्षेप द्वारा कौन नशे के आदी व्यक्ति को समझा कर उपचार कर सकता है? परिवारजन या मित्र यानी कि मेंबर्स और फ्रेंड्स, डॉक्टर यानी कि डॉक्टर, पड़ोसी यानी कि जो है एक प्रकार से नाइबर। बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। तो हस्तक्षेप के द्वारा कौन नशे के आदी व्यक्ति को समझा करके उपचार कर सकता है उसका? तो उसके परिवार वाले जो होते हैं या फिर उसका जो मित्र यानी फ्रेंड्स और परिवार वाले लोग जो होते हैं वही उसको जो है प्रकार से नशे के आदी व्यक्ति को यानी कि नशा में एकदम से लत व्यक्ति को जो है रास्ते पर ला सकता है। उसका फ्रेंड हुआ तो ला सकता है, यानी कि अगर मान लेते हैं कि मेल फ्रेंड है और मेल नशा करने वाला व्यक्ति तो दिक्कत होगी थोड़ा सा आने जाने में। लेकिन मान लेते हैं कि अगर कोई मेल और फीमेल की दोस्ती है या जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आपस में, और कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि कोई भांग वांग खाता है लड़का, तो जो लड़कियां होती खास करके यही कहते अरे ये मत खाया, मतलब कि ये मत खाया, मतलब कि ये मत खाओ, नहीं तो अगर आज से ये खाओगे तो मैं रहूँगी या तो वो रहेगा। इस प्रकार से बातें होती रहती हैं आजकल के समाज में। तो ये क्या होता है एक प्रकार से, इससे क्या होता है वो रोक सकते हैं। या परिवार के माता जी ने कहा कि अगर आप आज से तुमने अगर दारू पी के आया तो फिर उसके बाद में देख लेना तुमको खाना नहीं मिलेगा, घर से बाहर ही रहना, या फिर मैं कुछ ऐसा कर लूँगी जिसके कारण से तू समाज में चल नहीं पाएगा। इस प्रकार तमाम प्रकार की यानी कि ये फांसी लगा ले, मतलब कि अपने आप को प्रकार से थोड़ा सा देंगे कि हाँ हम ऐसा कर लेंगे तो शायद बच्चा जो है ये सब ना कर पाए। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं जिसके कारण से लोग नशे को छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, लेकिन आजकल क्या, आजकल की तो जो खास करके शहरों की लड़कियां हुक्का बार जाती हैं और लड़के तो एकदम से बर्बाद थे पहले से, अब लड़कियां भी एकदम से उसमें बर्बाद हो रही हैं। कहने का मतलब ये है, हालांकि किसी को भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, आपकी खुद की लाइफ है, जैसा चाहे वैसा जिए, लेकिन ठीक ठाक जिए ताकि समाज की दृष्टि से या फिर एक प्रकार से। वैसे ये सब मादक पदार्थ जो है आपके शरीर को ही नुकसान पहुंचाते हैं, ये मैं नहीं, ये विज्ञान कहता है, इतिहास भी इसका गवाह है। अगला प्रश्न है, मादक दवाओं के सेवन करने से सर्वाधिक नुकसान किस दवा से होता है? बताएं। यानी कि which drug केस मैक्सिमम हार्म इन टेकिंग जो है नारकोटिक ड्रग्स। बताने का प्रयास करेंगे। मादक दवाओं के सेवन करने से सर्वाधिक नुकसान किस दवा से होता है? सिट्राजिन से, यानी कि सिट्राजिन से, मूव से, या फिर जो है ऑपिथाइड से, या फिर सभी से। तो भाई जो है मादक दवाओं के सेवन में सर्वाधिक नुकसान जो होता है ये ऑपिथाइड से होता है। किससे होता है? ऑपिथाइड से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न है कि लंबे समय तक नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति की क्या होता है? व्यक्ति की क्या होता है भाई? तो लंबे समय से जो है व्यक्ति अगर नशीले पदार्थों का सेवन करता है, यानी कि ड्यू टू लॉन्ग टर्म्स ड्रग्स एब्यूज, मतलब कि तो मानसिक स्थिरता में कमी आ जाती है, उसके स्कूल और तथा काम में रुचि नहीं होती, उसकी मित्रों तथा अच्छी आदतों में कमी आ जाती है उसकी, यानी कि ऊपर सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर ही होगा, ओके। अगला प्रश्न देखिएगा, शरीर परिवर्तन का कारण बनती है। शरीर परिवर्तन का कारण बनती है। शरीर परिवर्तन का कारण कौन बनती है भाई? जो है यानी कि केसेस फिजिकल चेंजेस इस तंत्रिका न्यूरास, यानी कि जो है न्यूरल्स, न्यूरेंस, या फिर कोशिका यानी कि सेल, या फिर झिल्ली या अस्थियां यानी कि बोन्स, या मेम्ब्रेन। बताने का प्रयास करेंगे। शारीरिक परिवर्तन का कारण जो बनती है वो क्या बनती है भाई? वो जो तंत्रिका न्यूरॉन्स होती हैं वो बनती हैं, ओके। तंत्रिका न्यूरॉन्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न है कि मानसिक रोगों के विकसित होने से, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, मानसिक रोगों के विकसित होने से व्यक्तियों को होती है अप्रसन्नता, दुख, कुंठा या ऊपर सभी, यानी कि डेवलपिंग मेंटल डिसीजेज लीड इन इंडिविजुअल टूवर्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो है अनहैप्पीनेस, सारो एंड फ्रस्ट्रेशन सब होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऊपर सभी।
अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है चिंता अप्रिय होती है परंतु यह हमसे मेहनत और जो है नौकरी या रैली या अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि जो है एंजाइटी इज़ अनप्लीजेंट बट इज़ मोटिवेट्स अस टू वर्क्स हार्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस। यानी कि अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वो प्रेरित करती है। चिंता अप्रिय होती है परंतु यह हमसे मेहनत और अच्छा प्रदर्शन करवाने के लिए या करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पैनिक अटैक गंभीर लक्षणों को प्रकट करता है। यानी कि पैनिक अटैक जो है मैनिफेस्ट्स विथ सर्वर सिस्टम, बता छाती में दर्द यानी कि चेस्ट पेन या हाफना, पसीना आना, पेंटिंग यानी कि स्वेटिंग या फिर एक प्रकार से तेज हृदय गति यानी कि फास्ट हार्ट रेट या ऊपर सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो पैनिक अटैक गंभीर लक्षणों को प्रकट करता है। तो भाई छाती में दर्द भी होता है, तेज हृदय गति भी हो जाती है, हाफना हो जाता है व्यक्ति और पसीना भी आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न देखेंगे, एक ऐसी बीमारी है यानी कि अवसाद या चिंता, भय या अटैक एक ऐसी बीमारी है जो हमारे सोचने, महसूस तथा कार्य करने के तरीकों को प्रभावित करती है। यानी कि आर डिसीज दैट अफेक्ट्स द वे वी थिंक, फील एंड एक्ट इज़। एक ऐसी बीमारी जो हमारे सोचने, महसूस और कार्य करने के तरीकों को प्रभावित करती है, वो बीमारी आपकी है अवसाद। अवसाद एक ऐसी बीमारी होती है यानी कि जो है आपका जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन इज़ अ डिसीज़ दैट इफेक्ट्स द बॉडी वी थिंक, फील एंड एक्ट इज़। यानी कि अवसाद एक ऐसी बीमारी है जो हमारे सोचने, महसूस तथा कार्य करने के तरीकों को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, नस्ली दवाओं का आदी व्यक्ति को व्यसन के पैटर्न में वापस आने का जो है निम्न जोखिम होता है, उच्च जोखिम होता है, सामान्य जोखिम होता है, खतरनाक जोखिम होता है। यानी कि अ पर्सन एडिक्टेड टू द ड्रग हैज़ द पोटेंशियल टू फॉल बैक इनटू द पैटर्न ऑफ एडिक्शन। लो रिस्क, हाई रिस्क या फिर नॉर्मल रिस्क या फिर एक प्रकार से जो है हाजर मतलब कि खतरनाक जोखिम बताने का प्रयास करें फटाफट से। नशीली दवाओं का आदी व्यक्ति को व्यसन के पैटर्न में वापस आने का एक प्रकार से उच्च जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, अगला प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है आपके लिए? अगला प्रश्न है कि व्यर्थ पदार्थ को, प्रश्न दिया हुआ है कि व्यर्थ पदार्थ को छोटी आंत या बड़ी आंत में भेज देती है। व्यर्थ पदार्थ को छोटी आंत बड़ी आंत में भेज देती है। इस व्यर्थ को सम्मिलित मतलब कि वह व्यर्थ सम्मिलित होता है। यानी कि द स्मॉल जो है इंटेस्टाइन सेंड द वेस्ट मटेरियल टू द लार्ज जो है इंटेस्टाइन इंक्लूडेड इन दिस वेस्ट इज। बताएं। तो व्यर्थ पदार्थ को छोटी आंत बड़ी आंत में भेज देती है। इस व्यर्थ में सम्मिलित होता है, बिना पचे अंश सम्मिलित होते हैं इस व्यर्थ में, या पाचक रसों का कुछ भाग संकलित होता है, या नष्ट भ्रष्ट कोशिकाएं कीटाणु संकलित होते हैं, या फिर सभी चीज़ें संकलित होती हैं भाई। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पाचक रसों का कुछ भाग भी संकलित होता है, बिना पचे अंश भी और नष्ट भ्रष्ट कोशिकाएं भी। यानी कि जो है यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई सारी की सारी करेक्ट आंसर ऑल द अबव होगा। ओके, यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है कि त्वचा पसीने के रूप में बाहर निकलती है। त्वचा पसीने के रूप में बाहर निकलती है। त्वचा पसीने के रूप में बाहर निकलती है यानी कि द स्किन जो है एक्सपेल्स इन द फॉर्म्स ऑफ स्वीट, यानी जो है यूरिया या अनावश्यक जल यानी कि अननेसेसरी वाटर, या खनिज लवण यानी मिनरल्स साल्ट, या ऑल ऑफ द अबव यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी होगा। यूरिया, अनावश्यक जल और खनिज लवण ये त्वचा पसीने के रूप में हमारे जो है बाहर निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, प्रोटीन पचने के बाद बदल जाते हैं किसमें? जो है यानी कि आफ्टर जो है डिजेशन मतलब कि डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू। प्रोटीन पचने के बाद में अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाते हैं, या लवण में या यूरिक अम्ल में, बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई प्रोटीन पचने के बाद में अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में जो होते हैं बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, बलात्कार एक प्रकार का यौन हमला होता है
जो दूसरों की जो है इच्छा के विरुद्ध किया जाता है। सिंपल सी है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि रेप जो होता है, रेप इज अ फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल जो है एजल्ट विच आर कमिटेड विथ द एक प्रकार से अगेंस्ट द विल ऑफ एन अदर। ओके, यानी बलात्कार एक इस प्रकार का यौन हमला होता है जो कि दूसरों की इच्छा के विरुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, यौन शोषण यौन गतिविधि होती है, अवांछित या वांछित बताएं। यानी कि सेक्सुअल एब्यूज़ इज सेक्सुअल जो है एक्टिविटी जो है अनवांटेड या फिर जो है डिजर्व्ड बताने का प्रयास करेंगे। तो यौन शोषण जो होता है ये अवांछित होता है, यानी कि अनवांटेड होता है, अवांछित। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। सेक्सुअल एब्यूज इज अनवांटेड सेक्सुअल एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है कि शल्य प्रसव जो है परिच्छेद का अन्य नाम क्या है। शल्य जो है प्रसव, प्रश्न क्या है आपके समक्ष, प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि शल्य प्रसव परिच्छेद का क्या नाम है। तो शल्य प्रसव परिच्छेद का जो नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या नाम है उसको जो है सिजेरियन प्रसव भी कहते हैं, सिजेरियन सेक्शन भी कहते हैं, सी सेक्शन भी कहते हैं और सीजर भी कहा जाता है। यानी कि अनदर नेम ऑफ सिजेरियन डिलीवरी, जबकि सर्जिकल डिलीवरी, तो इसको हम जो है सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन या फिर सीजर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट प्रश्न आपके समझ, सिजेरियन क्यों किए जाते हैं। सिजेरियन माने जो ऑपरेशन होता है वो सिजेरियन क्यों किए जाते हैं। तो भाई जो है बच्चे को जन्म, यानी कि वाई आर जो है सिजेरियंस डन, तो शिशु को जन्म के लिए बिल्कुल हाँ, फॉर द बर्थ अ चाइल्ड, एक से अधिक शिशु को जन्म मिला तो भी सिजेरियन करना पड़ता है। फॉर जो है फॉर मोर देन वन बर्थ, या फिर डेड जो है एक प्रकार से फोटस यानी मृत भ्रूण जो होता है, अगर मर जाता है बच्चा गर्भ में ही तो उसको निकालने के लिए भी ऑपरेशन यानी सिजेरियन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, रोगी ने यदि पहले सिजेरियन सेक्शन करवाया हो तो उस स्थिति में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है क्रेश या दोहराव या आपातकालीन या फिर पूर्व बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इन रोगी ने पहले से यानी कि जो है इन द पेशेंट हैज़ हैड जो है सिजेरियन सेक्शन बिफोर देन इन दैट केस सिजेरियन सेक्शन इज डन क्रैश या फिर रिपीटिशन या फिर इमरजेंसी या फिर पूर्व बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई जहाँ पर पहले हुआ था, यानी जहाँ पर पहले सिजेरियन हुआ था, अगर दोबारा जो है ऑपरेशन होता है तो जहाँ पर पहले ऑपरेशन हुआ था वहीं पर दोबारा ऑपरेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, गर्भावस्था में पूर्व विद्यमान रोग हो सकते हैं। गर्भावस्था में पूर्व विद्यमान रोग हो सकते हैं, यानी कि जो है देयर में बी प्री एक्साइटिंग डिसीज इन द जो है प्रेगनेंसी, मतलब उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, या माँ का HIV संक्रमण, HIV इन्फेक्शन ऑफ मदर, या फिर यौन संचारित संक्रमण यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या फिर डी ऊपर सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो गर्भावस्था में पूर्व विद्यमान रोग जो हो सकते हैं ये सभी रोग हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी। ओके, गर्भावस्था में सारे रोग हो सकते हैं बच्चों को। अगला प्रश्न आपके समक्ष, सामान्य शिशु जन्म अवरोध से उत्पन्न होने वाली समस्या है, यानी कि जो है द प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन नॉर्मल इन्फेंट जो है बर्थ इज बताएं। गर्भाशय विदर यानी सामान्य शिशु जन्म अवरोध में उत्पन्न होने की समस्या, तो भाई ये सारी की सारी समस्याएं आप देखेंगे तो ये होती हैं, यानी सामान्य शिशु जन्म में अवरोध यानी कि रुकावट का एक प्रकार से जो समस्याएं होती है। गर्भाशय विदर यानी कि जो है एक प्रकार से यूट्राइन जो है फीजर क्या है, या माँ या शिशु की बढ़ी हुई हृदय गति भी इसमें एक प्रकार समस्या बन सकती है। जानलेवा विपत्ति भी, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ऊपर सभी। ओके, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न, सिजेरियन सेक्शन में ऑपरेशन के पश्चात कौन सी समस्या हो सकती है। तो भाई इसके आप देखेंगे, चीरा से उत्पन्न हार्निया की समस्या हो सकती है, घाव वाले स्थान में संक्रमण भी हो सकता है, और मतलब कि निषेचन से जुड़े भी खतरे जो है हो सकते हैं। निषेचन प्रक्रिया के दौरान भी कुछ खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग। प्रश्न क्या है कि ट्राई एज की प्रक्रिया किन के लिए है। ट्राई एज की प्रक्रिया किन के लिए भाई, ट्राई एज की जो प्रक्रिया है वो किसके लिए है, वो सैनिकों के लिए होती है। ट्राई एज की प्रक्रिया किसके लिए है, ये सैनिकों के लिए होती है। ओके, देखेंगे सभी लोग फटाफट से। ट्राई एज की प्रक्रिया किन के लिए है, सैनिकों के लिए है, यानी कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ जो है ट्राई एज फॉर, तो सोल्जर। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग,
अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण क्षेत्र है संचार का, सुदूर पूर्व संवेदन या भौगोलिक सूचना प्रणाली का, या फिर सभी का। तो द इम्पोर्टेंट जो है एरियाज इन डिजास्टर मैनेजमेंट आर, बता रहे कम्युनिकेशन, रिमोट से जो है सेंसिंग, या फिर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण क्षेत्र जो होता है संचार का भी होता है, सुदूर संवेदन का भी होता है यानी कि रिमोट सेंसिंग का भी होता है, और भौगोलिक सूचना प्रणाली का भी होता है, ऊपर सभी का होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। सॉरी, अगला प्रश्न देखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा, सभी दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, फटाफट से देखिए। प्रश्न है कि कुछ ही घंटों में तीव्रता, दिशा और गति बदल जाता है, बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है कि कुछ ही घंटों में तीव्रता, दिशा और गति बदल सकता है, बाढ़ से, चक्रवात से, भूकंप से, जो है बादल फटने से, यानी कि इन अ फ्यू आवर्स, इन मतलब कि आवर्स द इंटेंसिटी जो है डायरेक्शन एंड स्पीड कैन चेंज, जो है फ्लूड या फिर साइक्लोन या फिर अर्थक्वेक या फिर एक प्रकार से जो है कोल्ड ब्रस्ट। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई? तो कुछ ही घंटों में तीव्रता की दिशा और गति बदल सकती है अगर चक्रवात आ जाए, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा, साइक्लोन के कारण से। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है। अच्छा, ये सब जो है प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सिलेबस में शामिल ही है। ओके, ये बात है, प्राकृतिक आपदा वगैरह। प्रश्न क्या है कि भारत देश की लगभग कितनी करोड़ आबादी उन क्षेत्रों में निवास करती है जहां बाढ़ के प्रकोप की आशंका है, यानी कि अबाउट करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज जो है राइजिंग इन दोज एरियाज वर देयर इज जो है पॉसिबिलिटी ऑफ जो है आउटब्रेक ऑफ फ्लूड्स। तो भाई भारत देश की लगभग 25 करोड़ जनसंख्या है, 25 करोड़ आबादी उन क्षेत्रों में निवास करती है जहां बाढ़ के प्रकोप की आशंका लगातार बनी रहती है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा 25 करोड़। ओके, अगला प्रश्न देखिए, आपदा प्रबंधन के उपायों से संबंधित विभिन्न तरीकों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, बताएं। अध्यापक के द्वारा या अध्यापक से, छात्र या कर्मचारियों को, या फिर सभी को भाई। तो यानी कि दिया हुआ है कि ट्रेनिंग ऑफ जो है वेरियस मेथड रिलेटेड टू जो है डिजास्टर मैनेजमेंट मेजर्स कैन बी गिवन। तो ये भाई टीचर को भी दिया सकता है, स्टूडेंट को भी और एम्प्लॉयज़ को भी, ऑल द एबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊपर सभी, अध्यापक, छात्र और कर्मचारी, सभी को डिजास्टर मैनेजमेंट के एक प्रकार से जो मेजर्स होते हैं वो दिए जा सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम सारे प्रश्नों को देखा, और भी प्रश्न आपके लिए हमने रखे हैं। आइए और भी प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से BA BSc BCom सभी संबंधित में वीडियो लगातार देता रहता हूँ। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी और BA से संबंधित सारी की सारी क्लासेस आप हमारे चैनल को देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो BA से सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, जो है इकोनॉमिक्स, होम साइंस, एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र, साइकोलॉजी, दर्शन शास्त्र, यहाँ तक कि सारे के सारे सब्जेक्ट आप हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत साहित्य सब देख सकते हो। अगला प्रश्न क्या है, यदि कान में कोई कीट घुस जाए तो उसे बाहर कैसे निकालेंगे भाई? तो कान में मिनरल तेल डाल करके भी निकाला जा सकता है, कान में जैतून का तेल भी डालेंगे तो जो है कीड़ा बाहर आ जाएगा, और कान में बेबी ऑयल भी अगर डाल देंगे तो भी जो है कान से कीड़ा जो होता है बाहर निकल आता है। तो ऊपर सभी प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अंग्रेजी में देख लीजिए, इफ़ एन इंसेक्ट जो है इंटर्स द ईयर हाउ टू गेट इट आउट। अच्छा, जब कान में कीड़े घुस जाते हैं तो बड़ा फड़फड़ाते हैं, बड़ा डर लगता है। ओके, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ये सब कर लीजिएगा। यानी कि पुटिंग मिनरल्स ऑयल ऑन द ईयर, पुटिंग जो है ऑलिव ऑयल इन द ईयर, या फिर द बाई पुटिंग बेबी ऑयल इन द ईयर, इन ऑल ऑफ द जो है एबव बेस। तो ये सभी बेस अपना सकते हो, आप रास्ते अपना सकते हो कान से कीड़े को बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे भूल भुलैया की संज्ञा दी गई भैया? तो भूल भुलैया की संज्ञा किसे दी गई है? जो आपका अंतर कर्ण होता है, यानी कि जो कान का आंतरिक भाग होता है उसी को भूल भुलैया की संज्ञा दी गई है। हु हैज़ बीन गिवन द नेम ऑफ जो है मेज। तो जो है एक प्रकार से जो द इनर ईयर होता है, टू द इनर ईयर, उसी को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कान में से कोई वस्तु कब खींचकर बाहर निकाल सकते हैं? जब वह कठोर हो, जब वह लचीली हो, जब वह द्रव रूप में हो, या फिर जब वह कान में जम गई हो, बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हेन कैन बी ऑब्जेक्ट बी पुल्ड आउट ऑफ द ईयर एंड टॉकन आउट, व्हेन इट हार्ड
या इट इज़ हार्ड, या फिर व्हेन इट इज़ जो है फिक्सेबल, व्हेन इट इज़ जो है लिक्विड फॉर्म, या फिर व्हेन इट इज़ जो है फ्रोजन इन द ईयर। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो कान में कोई वस्तु कब खींच करके बाहर निकाली जा सकती है? जब वह लचीली हो। क्या हो? जब वह लचीली हो, यानी कि जो है जब वह फिक्सेबल हो। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। जब वह लचीली हो तो उस वस्तु को हम बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। शरीर के किसी अंग पर लोहे की कील से चोट या जख्म लगने पर सर्वप्रथम किस इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है? टिटनेस का, फ्लू का, या फिर बुखार का, टीबी का। यानी कि विच इन्फेक्शन जो है ऑकर्स व्हेन एन आयरन नेल इज स्टक इन, मतलब कि स्टक और इंजर्ड बाई एन आयरन में नेल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टेटनेस का खतरा बना रहता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है। स्तनियों की एक जोड़ी नेत्र सिर के मध्य में जो है भाग में स्थित होती है। बताएं, अंतर पार्श्व या जो है पृष्ठ पार्श्व या निचले, या फिर जो है पार्श्व पार्श्व। स्तनियों में एक जोड़ी नेत्र सिर के मध्य में जो है पृष्ठ पार्श्व भाग में स्थित होते हैं। पृष्ठ पार्श्व भाग में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को देखा। अभी रात के ये 9 बजे से आपकी क्लास प्रारंभ हो चुकी है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की। इस क्लास को आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को इसमें बताया जाएगा। तो ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप जरूर देखिएगा। एक ही वीडियो में सारा का सारा सिलेबस आपका खत्म करने का प्रयास रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी चैप्टर आपके हैं सारे के सारे समाप्त होंगे। तो इस वीडियो को अवश्य जाकर के देखिए सभी लोग। ओके, इसके अलावा जो है इसकी कल ही वीडियो आई थे को करिकुलर सब कोर्स की। इसमें भी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जो कि सबसे ज़्यादा पूछा था। तो इस प्रश्न को भी आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में इस वीडियो को भी मैं डाल दूंगा। और इससे पहले एक मॉडल पेपर और हमने अवेलेबल कर दिया, तो उसको भी देख लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सभी दोस्त जो है अपने, यानी कि बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, बीएससी एजी में है, बीएससी होम साइंस में है, किसी से आप हो, हर तरीके से यह लेक्चर यानी सभी में यही पूछा जाएगा जो है अनिवार्य टाइप में। सभी यूनिवर्सिटीज़ में, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सही है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बाईलिंगुअल हमने बता दिया, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में बताने का प्रयास किया है, तो आप देख सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।